9/11 आतंकवादी हमला। ट्विन टावर्स के इस तरह झुककर गिरने का कारण हवाई जहाज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट फोर्स नहीं थी। इसके बजाय टावर 1 घंटे से ज्यादा समय तक मजबूती से खड़े रहे। हालांकि दुनिया को आश्चर्य हुआ कि टावर ताश के पत्तों की तरह ढह गए, एकदम सीधा। इस अजीब तरह से ढहने का मुख्य कारण टावर की स्ट्रक्चरल डिजाइन पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कंक्रीट फर्श इन ट्रेसेस के सपोर्ट पर हैं। हवाई जहाज दुर्घटना के दौरान जेट फ्यूल जलने से तापमान बढ़ गया और ट्रेसेस ढीले हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि भारी और ढीले फर्श का बिल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? रुको, 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 हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। कोलैप्स के पीछे के फिजिक्स को दोस्तों ठीक से समझने के लिए पहले हमें इस बिल्डिंग की ज्योमेट्री और डिजाइन जो है उसको समझने की जरूरत है, ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन तब साकार होती है जब आप किसी बिल्डिंग में समान रूप से बांटे गए कॉलम्स को ट्यूब इन ट्यूब अरेंजमेंट में रीअरेंज करते हैं। ये ऑफिस स्पेसेस अविश्वसनीय रूप से सुंदर, सुविधाजनक और बहुत बड़े थे। ऑफिस एरिया के अंदर कोई परेशान करने वाले कॉलम्स नहीं थे। यही एकमात्र कारण था कि इंजीनियर्स ने दोनों गगनचुंबी इमारतों के लिए इस यूनिक पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन को चुना। इस विकल्प की वास्तव में तारीफ करने के लिए आइए इन ऑफिसेस के डिजाइन की तुलना आइकॉनिक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पाए गए ऑफिसेस से करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के विशाल कॉलम्स ऑफिस के बहुत सारे उपयोगी फर्श एरिया को कम कर देते हैं। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि टावर की पूरी ऊंचाई तक एक ही बाहरी कॉलम नहीं चलता है। इसके बजाय यह कई पैनल से बनाए गए पैनल्स का समूह है। एक सिंगल पैनल में 3 कॉलम्स होते हैं जिनकी ऊंचाई 3 मंजिल तक होती है। फिर इन पैनल्स को स्पैंड्रेल प्लेटों द्वारा एक साथ रखा जाता है। इंजीनियरों ने इन पैनल्स को सीधे सीधे लगाने के अप्रोच को अपनाने के बजाय बार बार ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जोड़ा। इस तरीके ने बाहरी कॉलम्स में अच्छी मजबूती को पक्का किया। कैंगरू क्रेन्स कहे जाने वाले इन प्यारे लेकिन विशाल क्रेन्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण कार्य को गति देने में अहम रोल निभाया। क्या आप इस एनिमेशन को देखकर बता सकते हैं कि यह इनोवेटिव क्रेन अपने आप ऊपर कैसे चढ़ जाती है? जब पिस्टन सक्रिय होती है तो क्रेन अपनी ऊंचाई बढ़ा देती है। यह दिलचस्प सपोर्ट स्ट्रक्चर जो केवल एक तरफ झुक सकती है, क्रेन को इस पोजीशन में ठहरने में मदद करती है। स्टेज पर पिस्टन का निचला भाग पीछे हट जाता है। एक बार फिर एक तरफा फ्लेक्स सपोर्ट मैकेनिज्म काम करना शुरू करता है। अब जब क्रेन ठीक से ठहर चुकी है तो इसे स्टेबल करने के लिए इन फ्रेम्स को बेस से जोड़ने का समय आ गया है। इस क्रेन के चढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है ना? यदि वह अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहती है तो उसे बस मोशन की वही सीरीज दोहरानी होगी। जब फ्रेम लॉक को असेंबल करने का समय आया तो पड़ोसी कैंगरू क्रेन्स ने सहायता की। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर यूनाइटेड स्टेट्स में इन इनोवेटिव क्रेन्स का उपयोग करने वाले पहले टावर्स में से एक थे। क्या आपने देखा कि यह वर्कर यहाँ क्या कर रहा है? यह सरल तकनीक वास्तव में यही कारण है कि टावर्स पर हमला होने के बाद वे गिरने से पहले 1 घंटे से ज्यादा समय तक रुके रहे। यह एक स्प्रे फोम इंसुलेशन प्रक्रिया है। जब धातु की सतह पर छिड़काव किया जाता है तो यह स्पेशल लिक्विड झाग जैसा टेक्सचर बनाता है। आग लगने की स्थिति में यह फोम अपनी रेटिंग के अनुसार 1 या 2 घंटे तक गर्मी को स्टील तक पहुंचने से रोक सकता है। यह उपयोगी तकनीक बिल्डिंग की तब तक सुरक्षा करती है जब तक कि फायर फाइटर घटना स्थल पर पहुंचने और आग पर काबू नहीं पाते। ट्विन टावर्स की ट्रेसेस और कॉलम इस स्प्रे फोम इंसुलेशन से ढके हुए थे। अब हमारे लिए डिजाइन के दूसरे प्रमुख अंग कोर का पता लगाने का समय आ गया है। हालांकि कोर पूरे एरिया का केवल 1/4 भाग घेरता है। यह कोर टावर के अधिकतर ग्रेविटी लोड को सह सकता है। कोर के हर कॉलम को उसके नीचे वाले कॉलम से वेल्ड किया गया था और हर की ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर थी। बाद में हर मंजिल पर आई बीम गिर्डर्स जोड़े गए। यदि आप जूम इन करते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर के गिरने का विश्लेषण करते हैं तो यह साफ है कि जो कुछ हुआ वह दरअसल इसकी सभी मंजिलों का सिलसिलेवार ढहना था। आइए कोलैप्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फ्लोर कनेक्शन के बारे में कुछ सीखें। 60 फीट की ऊंचाई पर बाहरी कॉलम और कोर को जोड़ना केवल ट्रस अरेंजमेंट से संभव था। बीम शिथिल हो गए होंगे। निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उन्होंने फर्श के कुछ हिस्सों को दोबारा बनाया। फिर उन्होंने कुछ ट्रसेस को एक साथ जोड़ दिया और उनके ऊपर स्टील की प्लेट रखकर उन्हें एक साथ सिक्योर कर दिया। ट्रसेस एक अनोखे तरीके से कॉलम से जुड़े हुए हैं। ये ट्रस कनेक्शन इन छोटी और जरूरी स्टील सीट्स के माध्यम से संभव हो पाए। कोलैप्स का मुख्य दोषी और सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्टों में इसका सबसे कम उल्लेख किया गया है। आइए इस पर करीब से नजर डालें। ट्रसेस का ऊपरी तार इस उल्टे एल के आकार के स्टील के टुकड़े पर टिका हुआ है। फिर इस सीट को इन छोटी स्टैंड ऑफ प्लेटों के द्वारा स्पैंड्रेल प्लेट में वेल्ड किया जाता है। इन कनेक्शन डिटेल्स को ध्यान में रखें क्योंकि उन्होंने टावर्स के कोलैप्स के दौरान बहुत बड़ा रोल निभाया था, जैसा कि हम बाद में जानेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस के जोड़ स्टील प्लेट से बाहर निकलने के लिए बनाए गए थे
ताकि बाद में जब कंक्रीट डाला जाए तो सरिया स्टील सिस्टम से कनेक्शन को मजबूत बना दे। प्लीज ध्यान देना कि इस फर्श डिजाइन में स्टील ट्रस खुला हुआ है। जगह जगह कंक्रीट डालने के साथ ट्विन टावर्स का फर्श तैयार है, जो भव्य खुले फर्श वाले ऑफिस स्पेस को हॉट केक की तरह बेचने के लिए तैयार है। इस टावर के टॉप पर एक चौथा जरूरी स्ट्रक्चर एलिमेंट बैठा था, हेड ट्रस। यह विशाल ट्रस स्ट्रक्चर कोर और बाहरी कॉलम के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता था। हेड ट्रस ने टावर के ऊपर के एंटीना को भी सपोर्ट दिया। अब जब हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स के पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है, तो आइए उनके दिलचस्प ताश के घर की तरह ढहने के पीछे के फिजिक्स पर गौर करें। जैसे कि हाईजैक किया गया जेटलाइनर उत्तरी टावर से टकराया, उसने 6 से 8 मंजिल तक पेरीमीटर कॉलम्स के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। इस क्रैश से लगभग 60% कोर कॉलम भी डैमेज हो गए। लिफ्ट और सीढ़ियां भी डैमेज हो गए, जिससे टावर के ऊपर लगभग 1600 लोग फंस गए। बोइंग जेटलाइनर्स के इस ताकतवर हेड के कारण एक टावर इस तरह ढह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बिल्डिंग की मजबूत नींव के कारण और बिल्डिंग में मौजूद हजारों छोटे विस्को इलास्टिक डैम्पर्स के कारण भी। ये रबर बेस्ड डैम्पर्स कुछ इंपैक्ट फोर्स को अब्सॉर्ब करते हैं। वास्तव में इन डैम्पर्स ने टावर्स को अविश्वसनीय फ्लेक्सिबिलिटी थी, जैसे कि तेज हवा वाले दिन में वे 12 इंचेस तक हिल सकते थे। इसके अलावा टावर्स हिट के बाद 1 घंटे से ज्यादा समय तक मजबूती से खड़े रहे, यहां तक कि कॉलम्स की दीवारों में एक विशाल छेद हो जाने के बाद भी। यह संभव था क्योंकि बाकी कॉलम्स, पेरीमीटर और मेन कॉलम्स दोनों ने क्रैश एरिया के ऊपर बिल्डिंग का वजन उठाने का बहुत अच्छा काम किया। इसलिए अगर बाकी कॉलम्स ने इतना अच्छा काम किया तो आप ये जानने को उत्सुक हो सकते हैं कि वास्तव में टावर के कोलैप्स का कारण क्या था। कोलैप्स का मुख्य कारण क्रैश के बाद तापमान में भारी बढ़ोतरी थी। उन 6 से 8 मंजिलों पर बड़ी मात्रा में जेट फ्यूल तेजी से चला, जिससे तापमान बढ़ा। यदि ट्रसेस में प्रोटेक्टिव थर्मल कोटिंग की कमी होती, जिसकी हमने वीडियो में पहले चर्चा की थी, तो टावर शायद 10 से 15 मिनट में ढह गया होता। हालांकि थर्मल इंसुलेशन स्प्रे के कारण इसमें 1 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। फ्यूल जलाने से गर्मी 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। हालांकि स्टील 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता नहीं है, लेकिन यह नरम जरूर हो जाता है और उससे ट्रस ढीला हो जाता है, जैसा कि दिखाया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ढीले कंक्रीट फर्श का पेरीमीटर ट्यूब्स पर क्या प्रभाव होगा? मेरे पास 2 मंजिल के डिजाइन है दोस्तों। पहला सीधा फर्श वाला है और दूसरा जो है वो ढीला फर्श वाला। जब मैं पहले डिजाइन में सीधे फर्श पर जोर लगाता हूं, वास्तव में ग्रेविटी लोड है। दीवारों के लिए कोई समस्या नहीं है, वे मजबूती से खड़ी है ना? लेकिन अगर हम दूसरे डिजाइन पर, ढीले फर्श डिजाइन पर समान जोर लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं दीवारें अंदर की ओर धंस रही हैं। यह बहुत बड़ा झुकाव है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेरीमीटर डिजाइन में भी यही हुआ फ्रेंड्स। और कुछ कोलैप्स वाली वीडियो में ये डेंट बहुत ही स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि ढीले कंक्रीट फर्श का वजन अंदर पेरीमीटर कॉलम्स को नुकसान पहुंचाएगा। याद रखें, तापमान बढ़ने से पेरीमीटर ट्यूब्स भी कमजोर हो जाती हैं। अब आइए देखें कि पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन पर डेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। यह साधारण कैन का पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन के बराबर है। हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा कैन 3 बड़े यूपीएस का वजन संभाल सकता है। लेकिन यदि आप कैन पर एक छोटा सा डेंट लगा दें, तो वह ढह जाएगा। अगर आप डिटेल्स की जांच करें, ओ माय गॉड, ये परफेक्ट वर्टिकल कोलैप्स था। आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेरीमीटर डिजाइन में भी यही हुआ। प्रयोग के समय जब एक अक्षीय बल एक डेंट वाले पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन में से गुजरता है, तो यह बस डेंट के एरिया में ढह जाता है। यह साफ बकलिंग का मामला है। शायद आप सभी ने बकलिंग का अनुभव किया होगा या कम से कम देखा होगा। बकलिंग तब होती है जब एक कंप्रेसिव लोड एक पतली बीम पर अक्षीय रूप से काम करता है। डेंट के कारण बहुत निचले लोड पर बकलिंग हुई। क्या मजबूत सेंट्रल कोर ऊपरी मंजिलों को गिरने से बचा सकता है? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे फर्श कोर से कमजोर रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर के कारण ये कनेक्शन और कमजोर हो गए। डेंट के कारण फर्श के कोलैप्स के दौरान कोर का सपोर्ट आसानी से टूट जाएगा। कोर के साथ लगभग कोई संबंध न होने के कारण परिणाम साफ है, सभी ऊपरी मंजिलों का नीचे की ओर कोलैप्स। टॉप 15 मंजिलों का मास टाइटैनिक के बराबर था।
जो आश्चर्यजनक 38,000 टन था। इसके अलावा हैट्रस और बोइंग भी नीचे गिर रहे थे। इसके ठीक नीचे की मंजिल पर इस भारी वजन के अचानक इम्पैक्ट ने निचली मंजिलों को तहस नहस कर दिया। पेरीमीटर ट्यूब्स भी लगभग तुरंत झुक गए क्योंकि इम्पैक्ट फोर्स बहुत विशाल और कंप्रेसिव नेचर का था। इससे एक दुर्भाग्यपूर्ण चेन रिएक्शन हुआ और एक एक करके फर्श गिरते रहे। बिल्डिंग गिरने के साथ वजन भी बढ़ता गया। त्रासदी के फुटेज देखते समय आपने कोलैप्स के दौरान पेरीमीटर कॉलम्स के टुकड़े टुकड़े होते हुए जरूर देखा होगा। यह बकलिंग के कारण था। उत्तरी टावर 13 सेकंड्स में नीचे आ गया और दक्षिणी टावर को सिर्फ 11 सेकंड्स लगे। क्या आप जानते हैं कि टावर्स के निर्माण से पहले सटीक सिनेरियो का टेस्ट किया गया था? प्लेन क्रैश टेस्ट में यह टावर डिजाइन काफी अच्छा रहा। हालांकि इंजीनियरों ने 2 शर्तों पर विचार नहीं किया। एक थी जेट फ्यूल के गैलन से लगी आग और दूसरी थी विमान का आकार। टेस्ट के समय इंजीनियर्स ने सबसे बड़ा विमान बोइंग 707 माना था, जो वास्तव में हिट हुए विमान से आधा आकार का था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर, जिसे जुड़वा बच्चों की सम्मानजनक पोजीशन में बनाया गया था। इसमें बचाव रणनीति और बिल्डिंग के थर्मल डिजाइन में सुधार के उपाय शामिल हैं। वन वर्ल्ड सेंटर में इंजीनियर्स ने बाहर जाने वाली सीढ़ियों के चारों ओर मजबूत बनाने वाली कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई। यह मोटी कंक्रीट की दीवार इमारत के कोर के रूप में काम करती है। साफ कारणों से वे स्टील कोर डिजाइन से दूर चले गए। हवाई जहाज क्रैश के दौरान कंक्रीट कोर मजबूत रहेगा। फर्श के संबंध में इस बार उन्होंने किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को खुला नहीं किया। इसे पूरी तरह से कंक्रीट से ढकने का विकल्प चुना। यह तापमान के बढ़ने के कारण फर्श स्टील स्ट्रक्चर के ढीले होने की किसी भी संभावना को रोकता है। सरकार ने भवन सुरक्षा के लिए कई नियम भी शामिल किए। इन नए सुरक्षा उपायों के साथ नया वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब जब आप कोलैप्स के फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ गए तो यहां आपके लिए एक दिलचस्प सवाल है। टकराने के बाद उत्तरी टावर ढहने से पहले 1 घंटा 42 मिनट तक मजबूती से खड़ा रहा। हालांकि दक्षिणी टावर केवल 26 मिनट में कोलैप्स हो गया। इस समय अंतर का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्रैश एरिया के ऊपर की मंजिलों का भार है। दक्षिणी टावर का क्रैश उत्तरी टावर से 14 मंजिल नीचे हुआ। इसका मतलब यह है कि फ्यूल जलने के समय दक्षिणी टावर को बहुत ज्यादा भार उठाना पड़ा। इससे जाहिर तौर पर आसानी से बकलिंग हो जाएगी। यही कारण है कि भले ही उत्तरी टावर पर पहले हमला हुआ, लेकिन वह बाद में ढहा। आमतौर पर आग लगने की घटना के दौरान सीढ़ियां लोगों को बाहर निकालने में अहम रोल निभाती हैं। हालांकि इस मामले में सीढ़ियां केवल कुछ लोगों को ही बचा सकी। इसका मेन कारण यह था कि ज्यादातर सीढ़ियां जिप्सम मलबे से बंद हो गईं। इसके अलावा सभी सीढ़ियां सेंट्रल कोर एरिया में स्थित थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण टावर की एक सीढ़ी ही ऐसी थी जो इस्तेमाल के लायक थी। कई लोग 1945 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्रैश की तुलना 9/11 हमले से करते हैं। एम्पायर स्टेट बच गया, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बचा। वास्तविकता यह है कि क्रैश में शामिल हवाई जहाज के आकार पर विचार करते समय ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की घटना में शामिल हवाई जहाज एक छोटा बॉम्बर विमान था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक विशाल यात्री विमान ने हमला किया था। ट्विन टावर्स की नींव बनाते समय इंजीनियर्स ने जो देखभाल की वह अविश्वसनीय थी। आप मिट्टी के भीतर और बिल्डिंग के चारों ओर एक अजीब कंक्रीट की दीवार देख सकते हैं। इसे स्लरी वॉल के रूप में जाना जाता है और इसका मेन काम पास की हडसन नदी से पानी की घुसपैठ को रोकना है। देखिए किस तरह से उन्होंने टाई बैक केबल्स का उपयोग करके कंक्रीट की दीवारों को मजबूत किया है। इंजीनियर 7 मंजिल की गहराई पर एक मजबूत फाउंडेशन का पता लगाने में सक्षम थे। यहीं से इस इमारत की ठोस नींव आगे बढ़ी। इंजीनियर्स ने इस नई फाउंडेशन तकनीक को बाथ टब कहा। दिलचस्प बात यह है कि बाथ टब की नींव में 2 सुरंगें भी हैं। यह मजबूत नींव ही मुख्य कारण थी कि इतने विशाल हवाई जहाज का इंपैक्ट फोर्स बिल्डिंग को नहीं गिरा सका। यदि आतंकवादियों ने असल हिट स्थान से 5 मंजिल ऊपर बिल्डिंग पर हमला किया होता, या अगर पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन के बजाय सामान्य स्टील स्केलेटन कॉलम डिजाइन का उपयोग किया जाता, तो ट्विन टावर्स नहीं ढहते। यदि इंजीनियर्स ने फ्लोर कोर कनेक्शन पर एक मजबूत जोड़ का उपयोग किया होता तो इससे भी बचा जा सकता था। यहां तक कि हमले के पीछे के आतंकवादियों ने भी शायद विमान क्रैश के बाद हुई सभी फिजिक्स की कल्पना नहीं की होगी, या इतनी बड़ी इमारत के कोलैप्स की आशंका भी नहीं की होगी। कभी कभी फिजिक्स क्रूर होती है। आप ट्विन टावर्स के कोलैप्स के बाद बने भारी मात्रा में मलबे को देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने मलबा साफ किया तो आप एक कॉलम देख सकते हैं। ये मजबूत और बहादुरी से खड़ा है। ये बिल्डिंग के मेन हिस्से का कॉलम है। मुझे पता है कि ढहने के बारे में इन सभी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाद भी
मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ पाऊंगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 टावर के बारे में क्या, वायुयान से अछूता होते हुए भी ये ढह गया। इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं, लेकिन देखिए इस वीडियो में नहीं। ये वीडियो पहले से ही 15 मिनट लंबा है। बस एक हफ्ते का समय दीजिए, हम उस हिस्से को भी कवर करेंगे। अब इस वीर कॉलम को वर्तमान में एक म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्मारक को समर्पित एक म्यूजियम है और यह कॉलम अभी भी वहां मजबूती से खड़ा है। लेकिन अगर आप इस चैनल को मजबूत देखना चाहते हैं तो प्लीज पैट्रियन पर हमें सपोर्ट करें। हम आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपके समर्थन की आशा है। ध्यान रखें। बाय बाय।